हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की टॉपिक, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे वर्णमाला। ठीक ना। यह टॉपिक अगर हिंदी की बात की जाए, जिस भी पेपर में हिंदी की बात की जाती है वहाँ पर आपके लिए यह जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है वर्णमाला का टॉपिक जो होता है। तो आइए आज हम देख लेते हैं वर्णमाला होता क्या है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये जो है बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं, इसलिए जो है इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड क्या होता है, उसके बाद जानेंगे वर्णमाला क्या होता है, फिर शब्द क्या होता है, फिर पद क्या होता है, वाक्य क्या होता है। इन सब के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आइए हम देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ठीक ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यह होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। अब जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से कौन सी होती है। तो मौखिक रूप से बात करें तो क्या होती है, ध्वनि होती है, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं जिस भी चीज़ को हम बोलते हैं ध्वनि के रूप में, साउंड के रूप में ही बोलते हैं। तो बात की जाए मौखिक रूप से तो ध्वनि होती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वर्ड होती है। एक चीज़ दूसरा आप जान लीजिए, वर्ड को ही क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ठीक ना, वर्ड को ही अक्षर कहा जाता है। आगे लिखा गया है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक ना। अब हमने देख लिया वर्ड क्या होता है, अब देख लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, यहाँ लिखा गया है व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आया है, क्या आया है, व्यवस्थित समूह। अगर हम इस तरीके से कहते हैं कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं तो यह कहना हमारा मतलब जो है ज़्यादा सटीक नहीं होता। व्यवस्थित शब्द जो है इस परिभाषा को व्यवस्थित बनाता है। तो व्यवस्थित का मतलब क्या हुआ, व्यवस्थित का मतलब जैसे हम ये देखते हैं जो हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग या छोटा बड़ा जो भी होता है वह एक क्रम में, सीक्वेंस में लगा होता है। ठीक ना, तो वही क्या होता है, व्यवस्थित क्रम होता है। इसलिए क्या कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो हमने जान लिया कि वर्ड क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लिखित रूप से वर्ण होते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, पढ़ाने के साथ साथ आपको हम क्वेश्चन भी बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है। और आगे लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिएगा कितनी होती है, 52 होती है। ठीक ना, कितनी होती है, 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, या फिर संख्या कितनी होती है, 52 होती है। इस तरीके से भी पूछ सकता है। लेकिन जब भी कह दे कि मूल संख्या कितनी होती है, ठीक ना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा आपका राइट आंसर होगा 44, यानी कितना, 44। ठीक, तो अगर पूछे कुल संख्या या संख्या तो 52, अगर मूल संख्या तो 44। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटकर पढ़ा गया है। ठीक ना, तो हिंदी वर्णमाला को हम अब 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला क्या है, स्वर, और दूसरा क्या है, व्यंजन। ठीक ना, अब स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ड, हिंदी के ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे हमारे स्वर होते हैं। ठीक ना। अब स्वर के प्रकार की बात कर लेते हैं। स्वर के प्रकार कितने होते हैं, आगे हम व्यंजन की परिभाषा आपको क्लियर करेंगे कि व्यंजन क्या होता है। अब स्वर के प्रकार पढ़ लेते हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वर के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो स्वर के मूल रूप से 2 ही होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक ना, हम आपको 4 बता दे रहे हैं, यहाँ एक भेद नहीं लिखा गया है। एक चौथा भेद जो होता है वह संयुक्त होता है। ठीक, कौन सा, संयुक्त स्वर होता है। अब संयुक्त स्वर क्या होता है उसको हम आगे बताते हैं, पहले हम इन तीनों के बारे में बता देते हैं।
तो देखिए लिखा गया है पहला मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर। इसको आप 3 नामों से जानते रहिएगा। हर्ष स्वर को और किन किन नामों से, एक मूल स्वर भी कहा जाता है और लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है हर्ष स्वर को। इसकी मात्रा की बात करें तो एक मात्रा होता है, और कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, और क्या होता है, री। ठीक ना, ये 4 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आप इनकी संख्याओं को जरूर याद करके रखिएगा, इनकी संख्या 4 होती है। हर्ष या मूल या लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी मात्रा की बात करें तो एक मात्रा होता है। ठीक ना, जैसे परिभाषा के रूप में देखें तो कहा जाता है ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण करने में एक मात्रा काल का प्रयोग करते हैं उन्हें हम हर्ष कहते हैं। अगला देख लेते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ का मतलब भी आप पढ़ने से ही जान रहे होंगे। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। अर्थात इसकी मात्रा की बात करें तो 2 मात्रा काल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम डिफिनेशन की बात करें तो ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण काल में 2 गुना मात्रा का प्रयोग किया जाता है वे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक ना, अर्थात हर्ष की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, वे वर्ड कौन से होते हैं, दीर्घ होते हैं। इनकी बात करें, अब यहाँ से क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या होता है, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की कुल संख्या जो होती है, कुल संख्या 7 होती है। कौन कौन सा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए ओ औ। ठीक ना, टोटल संख्या बात करें तो कुल संख्या इनकी कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन जब भी पूछा जाए कि मूल संख्या कितनी होती है, तो मूल संख्या कौन कौन सी होती हैं, 3 होती हैं। जो 3 होती हैं कौन कौन से होते हैं, आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये 3 जो है आपके मूल रूप से होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक ना, तो जब भी दीर्घ की मूल संख्या पूछे तो 3 होती हैं, कुल संख्या पूछे तो 7 होते हैं। कौन कौन से और आ जाते हैं, ए ओ औ। ठीक, अगला जो होता है, अगला होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की संख्या की बात करें तो एक संख्या है इसकी, और मात्रा काल की बात करें तो 3 गुना मात्रा काल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऐसे वर्ड जो हर्ष की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लेते हैं वे जो कहलाते हैं प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। कौन सा है, मात्र एक ही है, ओम है। ठीक ना, कौन सा, ओम है। और चौथा जो होता है, हमने एक बताया था कि चौथा होता है आपका संयुक्त। ठीक, अब संयुक्त की बात करें तो संयुक्त में इनकी पहली बात तो मात्रा काल की बात करेंगे तो मात्रा काल इनकी 2 ही होता है, क्योंकि ये जो संयुक्त होते हैं दीर्घ में ही काउंट होते हैं। क्योंकि दीर्घ जो होता है वहाँ 3 होते हैं, और जो लास्ट के 4 और ऐड होते हैं, 4 ऐड होकर जो 7 होते हैं, यही 4 जो होते हैं संयुक्त स्वर भी कहलाते हैं। ठीक ना, तो संयुक्त स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, और कौन कौन से होते हैं, तो ए ओ औ, यही 4 जो होते हैं संयुक्त होते हैं। क्यों संयुक्त होते हैं, क्योंकि ये जो है 2 स्वरों की सहायता से मिलके बने होते हैं। ठीक ना, 2 स्वरों की सहायता से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा में लिखा गया है बहुत कम समय लगता है, ये मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। ये जो है कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है। ठीक ना, या हर्ष स्वर, यहाँ जो है 3 लिखा गया है, एक यहाँ री भी होगी। ठीक ना, तो ये आपके कुल संख्या कितने हो गए, 4 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ दीर्घ का लिखा गया है, हर्ष की अपेक्षा अधिक समय लगता है, इनकी मूल संख्या 3 है, टोटल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आगे लिखा गया है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वे प्लुप्त कहलाते हैं, और उनकी संख्या 1 है, और कौन से है, ओम है। चलिए अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो जो स्वर की संख्या होती है वे 11 होती हैं। ठीक ना, टोटल आपको पता है 13 होते हैं, लेकिन स्वर की संख्या 11। जब भी क्वेश्चन में आए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप 11 लगाएंगे। आगे हम आपको क्लियर कराएंगे कि किस किस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो सकता है। कहीं कहीं 11 मिलेगा, कहीं 13 मिलेगा, कहीं 12 होता है, कहीं 9 होता है। वह कब होता है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मूल रूप से पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है, आपको इतना ही लगाना है। ठीक ना, बाकी बच्चे जो लास्ट के जो होते हैं आपका कौन कौन सा, अंग और दूसरा आ, यह जो 2 होते हैं यह अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हीं को कहा जाता है नपुंसक। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो होते हैं ये जो है
स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको ना तो स्वर में रखा गया और ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इन्हें नपुंसक या फिर अयोग्य वाक्य के नाम से जाना जाता है। पहली बात। दूसरी चीज़ आपको यह याद करके रखनी है कि अयोग्य वाक्य की संख्या कितनी होती है, तो ये 2 होती है, इसको भी आप याद करके रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ लिखा गया है कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अब कौन कौन से हैं, इतने ये आपके हैं, और यहाँ जो 2 है ये आपका अयोग्य वाक्य हो गया। चलिए, यहाँ है अनुस्वार के लिए यह आपका चिन्ह होता है और विसर्ग के लिए यह चिन्ह होता है। अच्छा, मात्रा काल की बात करें, आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन एक यह घुमा करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्वर वर्ण है जिसका मात्रा नहीं होता है, ठीक ना, जिसकी मात्रा नहीं होता है। तो मात्र एक ही वर्ण है, कौन सा है, मात्र एक ही वर्ण है, कौन सा है, छोटा आ, इसका कोई मात्रा नहीं होती है। एक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। अब यहाँ से आप आता है, आप कहेंगे क्यों नहीं होती है, आप कहेंगे कि इस तरीके की मात्रा होती है, तो आप बता दीजिए, आप का लिखते हैं और का के साथ आ का उच्चारण करते हैं तो कहाँ पर आपको यह मात्रा दिखाई देती है, ठीक ना। इसी प्रकार से आप खा लिखते हैं या गा लिखते हैं, कहाँ आप इस मात्रा को देखते हैं। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा स्वर वर्ण है जिसकी मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, तो यह आपका होता है छोटा आ। आगे देख लीजिए, इसके बाद आपका आता है बड़ा आ। तो बड़ा आ की जो मात्रा होती है, यह जो है बड़ा आ की मात्रा है, ठीक। और इसके बाद ये छोटी ई की है, यह बड़ी ई की है, और इसके बाद आपका आता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। इसके बाद यह आपकी ए की मात्रा है और यह आपकी आई की मात्रा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहाँ ए शब्द लिखा जाता है वहाँ ए लिखते हैं, उसके ऊपर मात्रा नहीं लगाते हैं, और जहाँ आई लिखते हैं उसके ऊपर इस तरीके की मात्रा का प्रयोग हम करते हैं, ठीक। इसके बाद आपका ओ की बात करें, इसके बाद ओ की बात करें तो ओ का हो जाएगा और आपका औ का हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ आपको चारों नाम दिए गए हैं, मूल, दीर्घ और दीर्घ स्वर, सजाती जिन्हें कहा गया है, जिनको 3 होती हैं, और यहाँ 7 होती हैं टोटल, और संयुक्त या विजातीय स्वर जिनकी संख्या 4 होती है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ लिखा गया है संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। जो आपके संयुक्त स्वर होते हैं उनका निर्माण किन से होता है, तो यहाँ देख लेते हैं। हमने बताया स्वर जो संयुक्त स्वर होते हैं उनकी संख्या 4 होती है और 2 स्वरों के योग से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, जो ए ऐ ओ औ है, सबके पहले पद में आपका क्या है, आ है, ठीक ना, क्या है, आ है। और आप यहाँ देखेंगे आ और छोटी ई मिल करके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, और आ और ए मिल करके ए बनाते हैं, और आ और ऊ मिल करके ओ बनाते हैं, और आ और ओ मिल के औ बनाते हैं। तो आपको यहाँ 2 ही याद करना है आपको। पहली बात तो पहले वाले पद में आ है, छोटा आ है, दूसरे वाले पद में ई के साथ ए बन गया और ए के साथ ही ए बन जाता है, और ऊ के साथ ओ बनता है और ओ के साथ ही औ बनता है, ठीक ना। इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यहीं से आप याद कर पाएंगे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो भी 4 होती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आगे देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक ना। स्वर का उच्चारण स्थान हम बता दे रहे हैं, फिर बात को हम व्यंजन का उच्चारण स्थान बता देंगे, फिर एक वीडियो में आपको दोनों का मर्ज करके बता देंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक बार उस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा उच्चारण स्थान को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बना रहेगा, क्योंकि वहाँ एक डायग्राम के सहायता से हम आपको जो है उन उच्चारण स्थानों को क्लियर कराएंगे। तो यहाँ देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। तो देखिएगा, पहला आपका स्वर जो है क्या है, कंठ स्वर है, ठीक ना। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि आपके स्वर यंत्रियाँ होती हैं। टोटल स्वर यंत्रियों की बात करें तो 5 आपके स्वर यंत्रियाँ होती हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक ना। तो पहला हम देखते हैं कंठ स्वर, यानी दोनों आ की बात कर लें, छोटा आ और बड़ा आ, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से, ठीक ना। दूसरा क्या है, तालु, तालु है, और दूसरे स्थान पर क्या आपके आते हैं, तब छोटा बड़ा के बाद जो आती है ई और बड़ी ई। तो ये जो दोनों होते हैं ई और बड़ी ई, दूसरे स्थान पर क्या आता है आपका, कंठ के ठीक ऊपर तालु आता है, तो तालु हो जाता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला है ओष्ठ, ठीक ना। ओष्ठ की बात करें अगर हम, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, आप देख पा रहे हैं, आप बोल कर खुद देखिए, जब आप बोलते हैं ऊ या बड़ा ऊ, या खींच कर आप सांस को बोलते हो ऊ और ऊ,
तो आप देखते हैं आपका ओठ का आकार जो है चेंज होता है। तो ये दोनों ऊ जो हैं ये ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। री की बात कर लें, ये क्या होता है, मूर्धन्य स्वर होता है। जो दांत के पहले वाला भी भाग होता है जहाँ पर जीभ टच होती है वो आपका मूर्धा वाला हिस्सा होता है, वहाँ से री का उच्चारण स्थान होता है। आगे लिखा गया आपका ए और अ, जो आपके चारों संयुक्त स्वर होते हैं, ये हमने आपको बताया कि ये जो है दो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब दो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं तो इनका उच्चारण स्थान भी दो स्वरयंत्रियों की सहायता से बनेगा, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं ए जो आपका होता है ये किससे बना होता है, आ और क्या है प्लस ई से मिलके बना होता है, ठीक। तो आ का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो ए और ए इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु, ठीक ना, क्या हो जाएगा, कंठ तालु। तो और आप ओ और औ की बात करेंगे तो ओ भी जो आपका होता है वह आ और प्लस ऊ से मिलके बना होता है, ठीक। तो आ और ऊ से जब मिलके बना होता है तो आ का हो गया कंठ और ऊ का जो होता है ओष्ठ होता है। तो आ और ओ का जो उच्चारण स्थान हो जाता है वो क्या होता है, कंठ ओष्ठ, ठीक। तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा, एक बार दो बार देख लीजिएगा आपको यह जो है याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे जो लिखा गया है, जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक ना, जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। तो आप जिह्वा के आधार पर देखेंगे तीन भाग होता है आपका। अगर जीभ की बात करें तो यहाँ जो अगला हिस्सा होता है अग्रभाग होता है, और ये बीच वाला हिस्सा होता है मध्य, ये बीच वाला मध्य होता है, और ये लास्ट वाला जो पीछे होता है ये आपका पश्च होता है, ठीक ना। तो अग्र, मध्य और पश्च। तो इसको ट्रिक की सहायता देख लेते हैं। जो हमारी ट्रिक है वह ट्रिक है, आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीच में, बाकी सब गए आगे। तो देखिएगा, आओ उल्लू पीछे पीछे यानी बड़ा आ और ओ और औ और ऊ और बड़ा ऊ, ये जो पांच हैं ये हमारे पश्च में आते हैं, और आ को छोड़ो बीच में, तो जो छोटा आ है वह कहाँ है, बीच में है, बाकी सब गए आगे आगे। तो आप देख पा रहे हैं बाकी कौन कौन से बचे, ई और बड़ी ई और ए ऐ औ, ये जो चार हैं ये कहाँ गए, आगे आगे, ठीक ना। तो आओ उल्लू पीछे पीछे, तो आ ओ और ओ के साथ औ और उल्लू यानी उल्लू का ऊ और उसका बड़ा ऊ, ठीक ना। तो ये कहाँ गए, पीछे पीछे, और आ को छोड़ो बीच में, तो आ जो है वो बीच में, और बाकी सब बचे जो है आगे गए। तो ई और बड़ी ई ए ऐ ये कहाँ है, अगला भाग। अगली टॉपिक आपकी है व्यंजन। तो जान लेते हैं व्यंजन क्या होता है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे आपके क्या होते हैं, व्यंजन होता है, ठीक ना। तो यहाँ नीचे लिखा गया है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक ना। हमने ये आपको बताया कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो अगला आगे लिखा गया है व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम 6 भागों में बांटकर करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण, पहला भाग है स्पर्शी व्यंजन, ठीक ना। इसके और भी कई नाम होते हैं। स्पर्शी व्यंजन को ही और कहा जाता है वर्गीय व्यंजन, ठीक ना, क्योंकि इनमें वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन, या उसी को हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या की बात करें तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या टोटल 25 होती है, और कहाँ से कहाँ तक होती है, का से लेकर के मा वर्ण तक ये होते हैं, जो ये क्या होते हैं, स्पर्शी, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन, का से लेकर मा तक। तो जब भी पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 25, ठीक ना, क्योंकि एक वर्ग 5 वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 5 25। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि मूल संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, स्पर्शी या वर्गीय की जो व्यंजन होते हैं इनकी मूल संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है, ठीक ना। वो 16 कौन कौन से होते हैं हम आपके आगे जो है आपको हम बता देंगे, ठीक ना। दूसरा यहाँ आगे लिखा गया है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, द्विगुण व्यंजन आप सभी जानते होंगे, उसी का दूसरा नाम होता है उच्छिप्त व्यंजन, ठीक ना। अब उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन किन्हें कहा जाता है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। यह जो होता है, जो आपने देखा होगा ढ़ा और ढा,
ठीक इसके नीचे नुक्ता बिंदी लग जाती है, यही दोनों होते हैं आपके, जैसे यहाँ लिखा गया है, ये आपके होते हैं उच्छित या द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या की बात करें, आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, संख्या आप विशेष याद करके रखिएगा कि किनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या 2 होती है। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है अनुनासिक या फिर नासिका। कौन कौन से वर्ण हैं जो अनुनासिक जिनको कहा जाता है या नासिका, तो आप जानते रहिएगा। इनकी संख्या 5 होती है, ठीक ना। इनको एक और नामों से जाना जाता है पंचमाक्षर, ठीक ना। संस्कृत में बात करें तो इनको पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं को अनुनासिक या फिर नासिका के, जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ठीक है ना। ये जो आपके होते हैं कौन से होते हैं, अनुनासिक। इनका 2-4 स्थान होता है। एक तो इनका अपना वर्ग के साथ होता है, यानी का वर्ग के साथ, चा वर्ग के साथ, टा वर्ग के साथ, और इनका एक नासिका के साथ भी होता है। जैसे अंगा की बात करें तो कंठ से भी होता है। चौथा देखते हैं, चौथा कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, यारा, लावा, ठीक ना। कौन कौन से होते हैं, यारा, लावा, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक ना। ये कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ होते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो यहाँ से आप एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं। तो अर्ध स्वर जो आपको होता है या और वा, यह जो 2 होते हैं यह कौन से हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं। तो आगे देखते हैं, अगला आपका लिखा गया है ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षीय व्यंजन। इनको 2 नामों से जानते हैं, ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षीय व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, तीनों सा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, और साथ ही साथ एक क्या होता है, हा होता है, ठीक ना। इनकी संख्या भी 4 होती है। अगला लिखा गया है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये दोनों जो आपके हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्या कह सकते हैं, तीनों को आप बात करें, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यहाँ से काफ़ी अधिक क्वेश्चन बनते हैं जब भी व्यंजन की बात की जाती है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छत्र, ज्ञा और स्रा। अब देखिएगा संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्यों संयुक्त कहा गया, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं वह संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वे किन किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। देखिएगा, छा की बात करें तो का और खट्टी सा दोनों से, ठीक ना। और त्रा की बात करें तो ता और रा, तो का धन खट्टी सा बराबर छा, ता धन रा बराबर त्रा, जा धन इया बराबर ज्ञा, सा धन रा बराबर स्रा। तो सा यहाँ बड़ा सा है। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गलतियाँ जो लोग करते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन आपका दे दिया जाएगा इस तरीके से, आपका जो है दोनों में हलंत लग जाएगा या फिर का में नहीं लगेगा, खट्टी सा में लग जाएगा, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले वाले पद में जो यहाँ पहला पद है इनमें ही सिर्फ हलंत लगता है, दूसरे वाले पद में कभी भी हलंत नहीं लगा होगा। तो आप ध्यान देकर ऑप्शन को लगाइएगा, पहले वाले में हलंत और दूसरे वाले में हलंत नहीं होता है, वही आपका ऑप्शन सही होता है। तो आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है वर्ग तालिका, ठीक ना। वर्ग तालिका की बात करें तो यहाँ लिखा गया वर्ग, ठीक ना। लिखा गया स्पर्शी व्यंजन। टोटली जो भी हैं 5 वर्ग आपके हैं ये स्पर्शी व्यंजन है, ठीक ना। और कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो पहला लिखा गया है का वर्ग। तो का वर्ग में आप जान पा रहे हैं का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक ना। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हमने बताया था टोटल 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, का से लेकर के माँ तक होती है। तो 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 होता है, अर्थात 5 से 25। तो देखिएगा टोटल 25 संख्या कहाँ से कहाँ तक हुई। का वर्ग पहला उचित होता है कंठ से। स्वर यंत्रियों की बात करें तो पहला कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर उसके बाद ओष्ठ आता है। आप देखेंगे अपने स्वर यंत्रियों को, पहले आपका कंठ आएगा, नीचे देखेंगे पहले आपका कंठ आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है तालु आता है, उसके बाद मूर्धा, दांत के पहले वाला जो भाग होता है जहाँ जीवा टच होती है ऊपर की तरफ वो आपका मूर्धा होता है, उसके बाद आपका दांत होता है, उसके बाद आपका ओठ होता है। तो उस सीक्वेंस में इसको लेंगे और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इस सीक्वेंस में इसको लेंगे, ठीक। तो पहला हमारा का आता है का वर्ग। तो पहला हमारा क्या आता है, तो पहला आता है का वर्ग और पहले आता है कंठ, यानी का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सब कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से होते हैं। फिर अगला आता है चा वर्ग, ठीक ना। चा वर्ग की बात करें तो चा, छा, जा, झा, इया 5 वर्ग हो गए और ए दूसरा का के बाद चा वर्ग आया तो कंठ के बाद दूसरा तालु आता है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है, ठीक। आगे की बात करें, अगला हमारा आता है टा वर्ग, ठीक। टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ये 5 आपके हो गए।
और कंठ हो गया, ताल हो गया, उसके बाद क्या आता है मूर्धा। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग तीसरे स्थान पर आया टा, तो ऐसे तीसरे स्थान पर कंठ, ताल, मूर्धा। तो कहाँ से उच्चित होता है, मूर्धा से उच्चरित होता है टा वर्ग। ता वर्ग की बात करें तो ता जो आपका है पांचों है, चौथा स्थान ता है, चौथे स्थान पर क्या आता है दंत आता है, ठीक ना। ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सब कहाँ से उच्चरित होते हैं, दंत से। फिर पा वर्ग हो गया, पांचवें स्थान पर पा वर्ग आया, पांचवें स्थान पर ओठ आता है, तो क्या हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन। तो इन तरीके से हम जो है स्पर्शी व्यंजनों को उच्चार स्थान देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे और भी होते हैं जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, अघोष क्या होता है, इनके बारे में आइए हम जान लेते हैं। तो देखिएगा, इनको हम ट्रिक की सहायता से बता देते हैं ताकि आपको दोबारा कभी भी समस्या ना हो। तो लिखा गया है पहला अल्पप्राण, ठीक ना। अल्पप्राण क्या होता है, तो देखिएगा आपने देखा कि 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण भी हैं। तो लिखा गया है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी 135। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है क्या होता है, अल्पप्राण होता है। इसको आप याद करिएगा इस तरीके से कि एक व्यक्ति था जो क्या कर रहा था अपने जीवन काल में 3-5 कर रहा था। क्या कर रहा था, एक व्यक्ति 3-5 कर रहा था, एक व्यक्ति 3-5 कर रहा था। जब कोई एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 3-5 करेगा तो उसकी उम्र क्या होगी, कम होगी, तो उसका प्राण कैसा होगा, अल्पप्राण। और इसमें कौन से वर्ण आते हैं, इसमें जो है 135 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हो गया। और इसमें क्या आता है, अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होंगे, या, रा, ला और वा। तो आपने देखा कि कौन कौन से प्रत्येक वर्ग का 135 यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं 4 या अलावा ये भी आते हैं। अल्पप्राण में टोटल वर्णों की बात करें तो एक में जो है 3 हो गए और 5 में 5 15 और 4 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 19 हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला लिखा गया है महाप्राण। महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। जब यहाँ 1 3 5 आ गया तो बचा कौन सा, 2 4, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। और साथ ही साथ महाप्राण में कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन आते हैं। जो आपके तीनों सा और हा होता है वे भी आपके शामिल होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक ना। कौन से, ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा जो है ये भी होते हैं। तो टोटल संख्या की अगर बात करें तो एक वर्ग में 2 ये हो गए और 5 यानी 5 दूनी 10 और 4 14। टोटल संख्या बात करें महाप्राण में तो कितने होते हैं, 14 होते हैं। और नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, जितने भी आपके स्वर होते हैं वे तो ना तो जो है वे अल्पप्राण होते हैं, ना ही महाप्राण होते हैं। अर्थात जितने स्वर होते हैं वे ना ही अल्पप्राण होते हैं, ना ही महाप्राण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है अघोष। अघोष में क्या लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और साथ ही साथ जो हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो आपका बड़ा सा, खट्टी सा और छोटा सा, और साथ में हा भी होता है। लेकिन हा जो होता है यह अघोष नहीं होता है। तीनों सा जो होते हैं ये सिर्फ अघोष होते हैं। तो टोटल संख्या की बात करें अघोष में कितनी होती हैं, तो एक में 2 हो गए तो 5 दूनी 10 3 13, यानी अघोष में कुल संख्या की बात करें तो कितने अघोष वर्ण होते हैं, 13 होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है सघोष या घोष। तो हम सघोष को ही दूसरे नाम से घोष के नाम से भी जानते हैं। सघोष कहे या फिर घोष कहे, दोनों एक ही बात है। तो लिखा गया है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यानी 345। ठीक ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होता है ये क्या होता है, घोष या सघोष होता है। और बात करें इसमें कौन कौन से सघोष होते हैं, तो जितने हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन कौन से, या, रा, ला, वा, ठीक ना, ये भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और इनके साथ साथ हा जो होता है, ऊष्म का हा, ये भी क्या होता है, सघोष होता है। तो कौन हो गए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यारा लावा यानी अंतस्थ व्यंजन और हा, ये जो हो गए हमारे क्या कहलाते हैं, सघोष या घोष के नाम से जाने जाते हैं। तो अगर इनकी संख्या की बात करें तो एक में 3 हो गए तो 5 3 15 और 4 आपके हो गए 19 और 1 20। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 20। तो हमने देखा क्या क्या, हमने देखा अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है और अघोष और सघोष भी क्या होते हैं, इनके बारे में हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा गया अंतस्थ में कौन कौन से हो गया, हमने आपको बता दिया। यार अलावा जो होते हैं अंतस्थ होते हैं, इन्हीं को अल्पप्राण या फिर सघोष में भी
रखा जाता है। और अर्धस्वर हमने बताया कौन कौन से होते हैं, या और वा को अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। और देखिएगा यहाँ आपके यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। ये जो आपको लिखा गया है पांचों के पांचों बिंदु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अक्सर बने हुए हैं। तो यहाँ आपका लिखा गया है पार्श्व व्यंजन, ये कौन से हैं, ला है। जो ला होता है इसको हम पार्श्व व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। लुंठित व्यंजन की बात करें तो रा जो होता है लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जिससे हम बात करें ला की, ला जो आप बोलते समय देखेंगे जीवा के पिछले वाले भाग से उच्चारित होता है, इसलिए पार्श्व व्यंजन हो गया। और लुंठित या जो रा है आपका, लुंठित रा जो आपका है, इसको आप जब उच्चारित करते हैं तो आप देखते हैं आपका जिह्वा का आकार क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, इसलिए क्या होता है, लुंठित व्यंजन जाना जाता है। तो यहाँ आगे लिखा गया है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म हमने बताया था आपको, चाहे ऊष्म कहे चाहे संघर्षी व्यंजन की बात करें तो कौन होते हैं, तीनों सा और हा, ये जो आपके क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं। और इसमें हमने बताया तीनों सा जो होता है ये क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक। और हा जो होता है आपका अल्पप्राण और सघोष होता है। इस प्रकार से आपका यह टॉपिक खत्म होता है। इससे पहले आइए हम एक नज़र में जो है वर्णमाला को एक नज़र में देख लेते हैं तेजी के साथ, जो आपके अंक को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं उनकी अगर बात करें तो लिखा गया है स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या की बात करें तो कितनी होता है, 11 होता है। और अयोगवा की संख्या 2 होती है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछे कुल स्वरों की संख्या 13, अगर आपके ऑप्शन में 13 है, अगर 11 नहीं है तो 13 लगाएंगे, और स्वरों की संख्या पूछे तो 11। आगे लिखा गया है पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, जिनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और द्विगुण व्यंजन की बात करें, द्विगुण जो होते हैं कौन कौन होते हैं, ढ़ा और इस तरीके से जो होता है, इसके नीचे नुक्ता बिंदी लगी होती है, यह जो होता है इनकी संख्या 2 होती है और कहलाते हैं द्विगुण। द्विगुण का मतलब इनके 2 गुण मिलते हैं। आगे देखते हैं अंतस्थ। अंतस्थ की बात करें तो 4 होते हैं, यारा अलावा। ऊष्म की बात करें 4 होते हैं, तीनों सा और हा। संयुक्त की बात करें तो 4 होते हैं, छत्रा, ज्ञा और श्रा। इस प्रकार से टोटल संख्या जो होती है हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, 52 होती है, ठीक। अगर स्पर्शी की बात करें तो हमने बताया था कुल संख्या 25 होती है, कहाँ से, का से लेकर के माँ तक। और हमने बताया था अगर पूछा जाए मूल रूप से कितनी होती है तो 16। वे 16 कौन कौन से होती हैं उनको आइए देख लेते हैं। यहाँ जो चारों वर्ग ले करके, इन 4 वर्ग के 4 वर्ग लेते हैं, यानी का से लेकर के यहाँ तक, घा तक, और कहाँ तक, का से लेकर के हम बात करें धा तक। तो का से लेकर धा तक जो वर्ड होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या होती है। यानी एक में 4 हो गया और 4 कॉलम है तो 4 चौक 16। तो यहाँ हम एक बार तेजी के साथ रिकैप कर लेते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, सघोष और अघोष क्या होता है। तो देखिएगा, अल्पप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5, यानी एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 3, 5 कर रहा था, उसका जीवन काल का ही होगा, कम होगा, ठीक ना। और साथ ही साथ क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं, यानी या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं आपके अल्पप्राण होते हैं, ठीक। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा अर्थात 24, यानी एक यानी क्या हो गया, अगर कोई 2 रुपये से 4 रुपये कमाएगा तो जाहिर सी बात उसका प्राण क्या होगा, अधिक यानी उन्नत करेगा, तो क्या होगा, और अधिक समय तक जीवित रहेगा, अर्थात महाप्राण, ठीक। और इसके साथ बात करें तो जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी आपके तीनों सा और हा। और हमने एक बार इसमें नोट में आपको लिखा दिया था, जितने भी आपके स्वर होते हैं ना तो अल्पप्राण होते हैं ना ही महाप्राण होते हैं। देखिएगा, आगे देख लेते हैं घोष या सघोष की बात कर लें तो हमने बताया था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कितना हो गया, 345, ठीक ना। 345 तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड प्रत्येक वर्ग का। और साथ ही बात करें तो आपके क्या आते हैं, अंतस्थ भी आता है। जो अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, और इसमें क्या आता है, हा भी शामिल होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने आपके स्वर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं, स्वर, ठीक ना। पीछे हमने छोड़ दिया था, यहाँ हम देख लेते हैं, जितने भी आपके स्वर होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सघोष या घोष के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए अघोष की बात कर लें तो अघोष में बचा कौन सा, 3, 4, 5 अगर आ गया तो 1 और 2 यानी 12 बच गया। यानी पहला और दूसरा वर्ड जो होता है अघोष होता है। और साथ ही साथ आपके उसमें जो हा को छोड़ करके जो आपके बचते हैं बाकी सा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।